हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं। और इस सेकेंड चैप्टर में हम लोग हमारे भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि कोई भी समस्या ना हो सके, और कोई समस्या हो भी तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आया है, तो हम उसको अच्छे से आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। तो पहले हम लोग देखेंगे किस तरह का हमारा भारत बनता है। तो इस तरह का जैसे तैसा इस तरह का बनता है, मान लीजिए। तो इसी तरह से हम लोग इसका मानचित्र बनाया और इसका भौतिक स्वरूप देखेंगे, यानी कहाँ क्या है, कहाँ नदी है, कहाँ नाला है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ क्या है, ये हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। हम लोग तो पहले से ही जानते हैं कि भारत जो है ये एक विशाल क्या है, स्थलाकृत, यानी कि इसके अंदर में बहुत सारा स्थल जगह हम लोग को मिलता है, वही होता है स्थलाकृत। ठीक है, आप किस प्रकार के क्षेत्र में किस क्षेत्र में भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैला विशाल मैदानी क्षेत्र से परिचित होंगे। हम लोग अगर उस तरह के जगह में रहेंगे तो उसके बारे में हम लोग को अच्छे से जानकारी प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम वहाँ रहते हैं तो हम लोग जब घर से निकलते हैं बाहर तो हम लोग को क्या होगा, विशाल जितना दूर हम लोग का आँख का रश्मि जो है, मतलब उसका जो पावर है देखने का, तो जितना दूर जाएगा हम लोग उतना दूर देख सकते हैं, उतना दूर ही हम लोग देख सकते हैं। और जैसे कोई पर्वत के नज़दीक में रहता हो तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा, उसको दिखाई पड़ेगा कि सामने एक विशाल पर्वत है और पर्वत के उस पार जो चीज़ है वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगा, वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यही सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, यदि आप अपने मैदान की क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के दूर तक फैला विशाल मैदान से परिचित होंगे। ठीक, इससे तो हम लोग परिचित होंगे ही। और पर्वत क्षेत्र में निवासी है तो आप पर्वतीय ढालों घाटियों से भली भांति हम लोग परिचित होंगे। हम लोग अगर पर्वत के सामने रहते हैं तो कितना ढाल होता है, कितना गड्ढा होता है, कितना ऊंचाई होता है, ये सब चीज़ हम लोग उसको जानेंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार के भूमि आकृतियाँ पाई जाती है। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे भारत में हर प्रकार का भूमि हम लोग को देखने को मिलता है, हर प्रकार का देखने को हम लोग मिलता है। जैसे कि पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया, द्वीप समूह हो गया। तो इस तरह का हम लोग पर्वत क्या होता है, पर्वत जहाँ पहाड़
जैसा ऊंचा ऊंचा जगह रहता है वही होता है पर्वत। मैदान हो गया आपका, जैसे एक बहुत दूर तक हम लोग देख पाते हैं, वही हो गया पर्वत, सॉरी मैदान हो गया। अब देखेंगे हम लोग मरुस्थल। तो मरुस्थल जो है ये मरुस्थल हम लोग का क्या होता है, मरुस्थल हम लोग का क्या होता है, जैसे कि बालू ही बालू नज़र आएगा हम लोगों को। क्या चीज़ आएगा, बालू ही बालू नज़र आएगा। पठार हो गया आपका, जैसे नदी या फिर समुद्र के किनारे वाला जो जगह होता है वो पठार हो गया। और यह द्वीप समूह जो है जैसे कि अंडमान निकोबार, ये सारा द्वीप जो है ये हमारा द्वीप समूहों में ही हम लोग उसको जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत की भूमि बहुत अधिक भू आकृति विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत का जो भूमि है ये बहुत सारा भू आकृति जो है, इस भू आकृति की विभिन्नता मतलब अलग अलग को ये चीज़ दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह प्राचीनतम भाग है। और यह जो भूमि पठारीय क्षेत्र है तो ये प्राचीनतम क्षेत्र है, आज के नहीं है, बहुत दिन पुराना का है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग हम लोग मानेंगे, बहुत ही स्थिर भाग इसको हम लोग मानेंगे। परंतु हाल में भूकंप ने इसे गलत साबित कर दिया। लेकिन जब जब भूकंप आता है तो उस भूकंप में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ को गलत साबित करता है। मतलब जैसे हम लोग पहाड़ी इलाका में रहते हैं, अगर हम लोग सोचेंगे कि इस यहाँ पर कभी भी मतलब इस तरह का कोई भूकंप नहीं आया है, प्राकृतिक रूप से क्षति नहीं पहुंचाई गई है, तो ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं। और बाद में कभी आ गया तो हम लोग को क्या होगा, मन में हमारा जो विश्वास था ये टूट गया। तो इस तरह से हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बने स्थलाकृत है। और भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत का जो एक भाग, पर्वत का जो भाग है ये क्या है, अस्थिर है, यानी कि स्थिर रूप से नहीं है, कभी भी मैदान हो सकता है। यानी जितना सारा बर्फ़ है, मान लीजिए ये पूरा पिघल गया, अगर पिघल जाएगा, मान लीजिए पिघल गया तो क्या पर्वत रहेगा, कभी नहीं रहेगा, वो एकदम मैदान जैसा बन जाएगा। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृत को दर्शाती है, जिसे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ होती है। तो वहाँ बहुत सारा ढाल हम लोग को देखने को मिलता है। और ढाल के कारण ही ये बहुत सारा ऊंचा नीचा जगह भी होता है। अब देखिए ये हो गया आप लोगों का हिमालय पर्वत, ठीक है, ये हिमालय पर्वत हो गया। ये जो जगह आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जगह, ये हिस्सा जो आप लोगों को दिख रहा है, ये हिस्सा हो गया आपका हिमालय पर्वत, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हिमालय पर्वत से जैसे ये वाला जो नदी है, ये गंगा हो गया, ये जमुना हो गया, ये चंपारण नदी हो गया, तो इस तरह से ये घाघरा हो गया, ये करडक हो गया, ये कोसी हो गया। तो इस तरह से नदी भी बनते आ रहा है, इस तरह से नदी भी बनते आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका है मैदानी जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। मैदान किससे बनते हैं, जलोढ़ निक्षेप से। निक्षेप का अर्थ क्या होता है, मान लीजिए एक नदी हो गया आपका, इस तरह से नदी हो गया, इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, पानी ही पानी, मतलब भर गया, तो पानी आते गया तो इधर जो जैसे कि समुद्रों में ये पानी मिल गया, तो इधर जो बह के मिट्टी लाता है, तो यही इधर ही मिट्टी क्या हो जाता है, थम जाता है, पॉली जैसा बनता है। पॉली तो आप लोगों को समझ में आता है ना, तो पॉली जैसा यहाँ बनता है।
तो धीरे धीरे ये उठता जाएगा, इधर उठता जाएगा। तो जितना सारा इधर उठेगा तो उतना ही मैदान जैसा दिखाई हम लोग को पड़ेगा। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैल से बनी कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना होता है। ये रूपांतरित मतलब एक रूप था और फिर से और एक रूप को दिया गया, तो यही होता है रूपांतरित। अब हम लोग देखेंगे मुख्य भौतिक वितरण, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, इसका मुख्य जो भौतिक वितरण है इसे हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे? इसे हम लोग देखेंगे। भारत की भौतिक वितरण आकृति निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये 2.2 चित्र जो है इसमें आप लोग देख लीजिए तो आप लोग को ये चीज़ पता चल जाएगा। तो पहला नंबर में देखिए, पहला नंबर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला पहले में हम लोग देखेंगे। दूसरा में क्या है? उत्तरी मैदान को देखेंगे। तीसरा में हम लोग का क्या है? तीसरा में देखिए प्रायद्वीपीय है। चौथा में क्या है? भारतीय मरुस्थल है। पांचवा में क्या है? तटीय मैदान है। तो इस तरीके से हम लोग इसे जानते हैं या फिर देखते भी हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रायद्वीप समूह। ठीक है, अब आएंगे हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एक बनावट की दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। क्या है? एक बलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, यानी कि आप लोग को ये चीज़ थोड़ा हम समझा देते हैं। इस तरह से हो गया आपका भारत, तो यहाँ से लेकर इधर भारत का, ठीक है, यहाँ से लेकर इधर भारत का जो मानचित्र है, तो उधर ही पूर्व से लेकर पश्चिम की दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र, तो इधर हो गया आपका ब्रह्मपुत्र और इधर हो गया आपका सिंधु इधर। ठीक है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और हिमालय क्या है? हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यानी कि पर्वतमाला भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से है, इस तरीके से हम लोग उसे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अभी हम लोग शुरू में देखे किस तरह का चित्र था। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से ब्रह्मपुत्र तक फैली है और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला में से एक है, यानी कि पर्वत श्रेणी भी हम लोग उसको कह सकते हैं। एक अत्यधिक असम अवरोधी में से एक है। यह 2400 किलोमीटर लंबाई है। कितना है? 2400 किलोमीटर लंबाई है में फैली एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अर्धवृत्त आप लोग समझते हैं किस तरह से? इस तरह से ये हो गया अर्धवृत्त, ये हो गया पूरा। तो इसको हम लोग आधा करेंगे तो वैसा ही ना दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, अर्धवृत्त जैसा दिखते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। कितना है? 400 किलोमीटर। कहाँ पे? कश्मीर। कश्मीर तो आप लोग को पता ही है, ये हो गया आपका कश्मीर, भारत का ऊपरी हिस्सा जो है। ठीक है, एवं अरुणाचल प्रदेश में 150। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा जो है इधर, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इधर कितना है? 150। कितना है? 150 किलोमीटर इधर है और यहाँ पर कितना है? 400 किलोमीटर है। तब देख रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है। यहाँ कितना है? 150 है और यहाँ कितना है? 400 है। कितना है?
400 है। ठीक है, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की लंबाई, पूर्वी भाग की लंबाई की भाग जो है ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है और इसमें पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट जा सकता है। इस श्रृंखला के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? इसे हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसे क्या है 6000 मीटर औसत ऊंचाई हम लोग उसको देखते हैं। औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर शिखर। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर दिया गया है। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए शिखर हो गया, ये देश का नाम हो गया और ये ऊंचाई मीटर में कितना है। माउंट एवरेस्ट को हम लोग देखेंगे तो कहाँ पे है? नेपाल में है। तो कितना है? 8,848 किलोमीटर इसका मीटर एम है। ठीक है, मीटर है। कंचनजंगा को हम लोग देखेंगे तो भारत में है। इसका ऊंचाई देखेंगे तो 8,598 मीटर है। कितना है? 8,598 मीटर है। मकालू को देखेंगे तो नेपाल में स्थित है। तो ये कितना है? 8,481 मीटर है। धौलागिरी जो है ये भी नेपाल में है। तो ये कितना है? 8,172 मीटर है। ठीक है, अब देखिए नंगा पर्वत जो है ये भारत में है। ये कहाँ पे है? भारत। इसका ऊंचाई देखेंगे तो 8,126 मीटर है। ठीक है, अन्नपूर्णा को देखेंगे तो नेपाल में है, 8,078 मीटर है। नंदा देवी को देखेंगे तो भारत में है। तो ये 7,817 मीटर है। कामेंट को देखेंगे तो भारत में है। तो 7,756 मीटर में है। नामचा बरुआ ये भी भारत में है। तो 7,756 मीटर इसका हाइट है। और गुरुवाला मंदाता जो नेपाल में है इसका हाइट 7,728 मीटर है। अब हम लोग देखेंगे इसका महान हिमालय के वलय की आकृति असममित है। क्या है? असममित। आप लोग सममित जानते हैं। जो आप लोग मैथ जब पढ़ते हैं तो सममित क्लास 8 में आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं कि सममित रेखा किस तरह से खींचा जाता है। सममित रेखा क्या है ये आप लोग जान चुके हैं। तो सममित रेखा क्या है? मान लीजिए ये हो गया आपका। तो सममित रेखा हम लोग इसको सीधा करके खींच सकते हैं और इधर भी ये हो गया आपका सममित। तो इस तरह का नहीं बनता है, इस तरह का नहीं बनता है, असममित है। ठीक है, हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है और यह श्रृंखला हमेशा पर्वत से ढकी रहती है। ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसीलिए ये हिमालय जो है पर्वत जो बर्फ से ढकी हुई रहती है। इससे बहुत सी हिम नदियों का भी प्रवाह होता है। इसमें क्या होता है? बहुत सी हिम नदियों का प्रभाव होता है। अब हम लोग देखेंगे महान हिमालय में पाई जाने वाली हिम नदियों तथा दर्रों के नाम हम लोग अभी जानेंगे। भारत के उन राज्य के नाम दिए गए हैं और जो कि शिखर में स्थित है। कहाँ कहाँ ये स्थित है?
अब हम लोग देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक आसाम में है। कहाँ पे है? आसाम पे। एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी हम लोग उसे जानते हैं या जानी जाती है। इन श्रृंखला का निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संपीड़ित तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। पर्वतीय शैल से हुआ है। पर्वतीय शैल मतलब पत्थर, ठीक है। तो पत्थर से इस तरह से ये पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है। आप लोग सब कुछ जानते हैं, आप लोग बहुत बुद्धिमान है सब। तो इस तरीके से शैल से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर है। से शुरुआत करते हैं तो हम लोग देखेंगे इसे 4500 मीटर के बीच में तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। कितना है? 50 किलोमीटर है। कितना मीटर? 50 किलोमीटर। क्या औसत ऊंचाई अगर हम लोग देखेंगे तो जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला में से एक है और यह धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी हम लोग इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कंगड़ा एवं कुल्लू की घाटियों में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए ही जाना जाता है। अब हम लोग देखिए, एटलास जो है, एटलास की मंजूरी नैनीताल रानीखेत की स्थिति देखें तथा इस राज्य के नाम आप लोग लिखिए और उसका स्थिति को भी आप लोग लिखिए, ठीक है। अब देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिंग कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन में आप लोगों का रहता ही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। इनकी चौड़ाई कितने से कितने है? 10 से 50 किलोमीटर तक होती है और ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर के बीच में ही हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला के नदियों द्वारा लाई गई है और असंपीड़ित अवसादों से बनी होती है। असंपीड़ित अवसाद से बनी होती है और घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से क्या होती है? ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिंग के बीच की स्थिति लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून की घाटी से जाना जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे कि देहरादून है, कोटली दून है और पाटली दून है। ये सब क्या है? दून है। अब हम लोग देखिए, ये जो आप लोगों को चित्र दिख रहा है, ये चित्र हिमालय पर्वत की चित्र है। देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर आप लोग को दिख रहा है। ये हो गया आप लोग का हिमालय पर्वत, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपने कॉपी में इसका ये भी कर सकते हैं, बना भी इसको सकते हैं। किस तरीके से देखिए इतना अच्छे से बना हुआ है ना, बहुत अच्छे से बना हुआ है। इस तरीके से अभी पूरा फिगर जो है आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ के समझते हैं क्या चीज़ है और क्या नहीं है। अब देखिए,
इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्र के आधार पर भी हम लोग विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटी सीमाओं के आधार पर किया गया है। नदी घाटी सीमाओं के आधार पर इसे हम लोग किए हैं। उदाहरण के लिए सतलुज एवं हिंदुज के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन पश्चिम में पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। और सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस रूप से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय के एवं तीस्ता तथा हिदांग नदी असम हिमालय की सीमांकन करती है, और मतलब आसाम को क्या करती है? सीमा से बांटती है। ठीक है, हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम हम लोग अभी पता करेंगे। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है, और हिदांग महाखंड गार्ज जिसको हम लोग कहेंगे के बाद हिमालय की दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के ऊपर हम लोग घुसेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसका पार्ट 2 पार्ट 3 में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यदि एक ही वीडियो में हम लोग इतना बड़ा करेंगे तो आप लोगों को देखने में दिक्कतें हो सकते हैं, या फिर बोर हो जाएंगे कि इतना बड़ा वीडियो, तो इसीलिए हमने छोटा छोटा करके इसको कंप्लीट करेंगे। और जो पहले चैप्टर नहीं दिखे हैं वो इसका डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसका लिंक हम उसमें डाल देंगे, और उसका लिंक हम लोग क्या करेंगे, हम वहाँ डालेंगे, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। तो सभी को थैंक यू।